के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आज़ादी से पहले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्रामीण भारत में विकास की नई रफ्तार लाने के उद्देश्य से जो सपना देखा, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत हाशिए पर है। ऐसे में सरकार की योजनाएं एसी में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी आईएएस तो बनाते हैं, लेकिन उन गरीब जनता तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता जो पैसा उन्हीं जनता से टैक्स के रूप में वसूल कर वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को पूरा करने के लिए देश में लोकतंत्र की स्थापना का सपना बापू ने देखा। हमारी यात्रा ग्राम स्वराज पहुंची है समस्तीपुर। समस्तीपुर में हम हैं कल्याणपुर प्रखंड के जिला परिषद सदस्य के रूप में अमन कुमार। अमन जो इस देश में हमेशा से इस चमन के लिए अमन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अमन के बिना चमन हो नहीं सकता। इसी अमन शांति को, सामाजिक समरसता को लंबे समय से एक बचपन की अवस्था से ही अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं अमन कुमार, और अब लोगों को समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से राजनीति में आकर समथिंग बैक टू सोसाइटी करना चाहते हैं। हमारी मुलाकात हुई है अमन कुमार से। अमन कुमार के बारे में अगर और बात करें तो इनकी शैक्षणिक स्थिति एमएससी कर रहे हैं जूलॉजी से, यानी ये पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय में इनका सपना है कि ये प्रोफेसर बनकर बच्चों को पढ़ाएं और समाज का सेवा करें। अमन जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोलना है। अमन जी, ये बताइए कि आपकी उम्र 23 साल है, आप एमएससी जूलॉजी से पढ़ रहे हैं, आगे आपको प्रोफेसर बनना है, फिर राजनीति में क्यों आए? राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली? कैसे लगा कि अब अपने लोगों को हमें मदद के लिए, उनके ज़रूरतों के लिए, उनके अधिकारों के लिए हमें राजनीति में आकर चुनाव लड़ना ही होगा, और चुनाव लड़कर ही हम उन लोगों को उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? ऐसा क्या हुआ? हमारे ग्राम मोहल्ला में बहुत ही भ्रष्टाचार से गुजर रहे हैं लोग। इस सबको देखते हुए पढ़ाई के साथ साथ भी मन बनाए तो विकास भी होना चाहिए। इस क्षेत्र में सब जागरूक होना चाहिए कि ये आपका हक है जो कि आपको नहीं मिल पा रहा है। इस क्षेत्र में हम यही विकास करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। जितना पैसा लोग ले रहे हैं विकास के नाम पे कि आपको ये करेंगे, वो करेंगे, इतना लगेगा, वो सब उनका हक है जो कि उनको बिना पैसे दिए हुए भी मिल सकता है। जब एजुकेटेड लोग आएंगे उसके बाद ही लोग समझ पाएंगे, उनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो सब ऐसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त होते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली और भी कई तरह की बेसिक सुविधाओं को उन लोगों तक पहुंचाना था जो वर्षों से उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। यह कार्यक्रम काफ़ी हर्षोल्लास के साथ 2016 में शुरू किया गया। मैं उस घटना का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें प्लानिंग कमीशन के एक रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें यह बताया गया था कि देश की 80% आबादी स्वच्छ जल नहीं पीते हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय को आप अपने नेतृत्व में, जो जिला परिषद कार्य आपका जुरिडिक्शन है, आपके क्षेत्र में जो इतने पंचायत हैं, लगभग 5 पंचायत हैं, उन 5 पंचायत में कैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को साकार करेंगे 7 निश्चय योजनाओं? 7 निश्चय योजना जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया था, जिसमें कि गली नली नल जल योजना परियोजना था, जो कि लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पाती थी, आपूर्ति नहीं हो पाती थी, तरह तरह की बीमारियां हो जाती थी लोगों को बहुत सारा। तो ऐसे में देखते हुए नल जल का किया गया, तो अभी देख रहे हैं लोग शुद्ध पानी पी रहे हैं, लोग कम बीमार पड़ रहे हैं। इसको और अच्छा जहां और काम नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग इससे वंचित भी हैं, उसको कैसे करेंगे? प्राथमिकता रहेगा आपका इस काम का? जी बिल्कुल, इसमें तो प्राथमिकता देना ही पड़ेगा। जब तक लोग स्वच्छ जल नहीं पिएंगे तब तक रोग मुक्त नहीं होंगे। इसलिए हम जूलॉजी के भी स्टूडेंट हैं, तो मेरा यही सबसे पहला काम रहेगा कि लोगों तक स्वच्छ जल जहां तक नहीं पहुंचा है वहां तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उन गरीब युवाओं और महिलाओं के लिए बनाई गई जो गरीबी की वजह से पलायन कर रहे हैं। बिहार में वैसे भी पलायन की रफ्तार
का परसेंटेज 40 से ऊपर है। ऐसे में आपके नेतृत्व में मनरेगा और नरेगा जैसी योजनाओं में उन युवाओं को, उन महिलाओं को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे नए जॉब कार्ड सृजन किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर की भूमिका में दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे और फिर यहाँ कोरोना के कारण आए हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी नरेगा और मनरेगा को लेकर? जी, प्राथमिकता यही रहेगी कि लोग मतलब काम के तलाश में पलायन कर रहे हैं अपने गांव को छोड़ के, जबकि सब कुछ उनको अगर छोटे अमाउंट में अगर लघु ऋण मिल पाए तो यहीं रह के सब कुछ कर सकते हैं, वो अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आम सभा करके, वार्ड सभा करके लोगों को जागरूक करके कि आप लोग के लिए लघु ऋण मिल सकता है, तो इसी सब के लिए फिर उनका जॉब कार्ड भी तो बनाना होगा ना जी, नरेगा में। उनको नया जॉब कार्ड खुलवाएंगे, उसके बाद उनको ऋण दिलवाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे ये बताइए अमन जी कि आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार की कई स्कीम्स आते हैं, लेकिन उन स्कीम में महिलाओं को स्वरोजगार नहीं मिल पाता। आपके आने के बाद कैसे उन महिलाओं को बैंकों से ऋण शिविर लगाकर कैसे उन्हें मुद्रा योजना से जोड़ा जाएगा? इसमें महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़कर जीविका द्वारा उनको ऋण दिलवाया जाएगा और इसमें मेरी भी मदद रहेगी। और सरकार की भी तो योजना है, मुद्रा योजना। जी, सरकार की भी योजना है, मुद्रा योजना, जो कि लोग नहीं जानते हैं और लोग बताते भी नहीं। आप बताएंगे ना लोगों को, अवेयर आप करेंगे? बिल्कुल जी, इसके लिए जागरूक भी करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि जागरूक करें। और कम उम्र है, 23 वर्ष है, तो हमें तो आगे बढ़ना है इस क्षेत्र में, तो कुछ विकास का काम करेंगे, उसके बाद बढ़ पाएंगे। तो युवा जो हैं, युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे में उन युवाओं को कैसे रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराएंगे, कैसे उन्हें ऋण शिविर देना होगा, कैसे उनको मुद्रा योजना से कनेक्ट करेंगे जैसे महिलाओं के लिए करेंगे? सबसे पहले तो बेरोजगारी से उनको मुक्त करवाना है, उसके लिए बैंकों से उनको ऋण प्राप्त करवाएंगे ताकि वो अपना स्वरोजगार ऋण शिविर के माध्यम से। जी, ऋण शिविर के माध्यम से उनको मुद्रा लोन मिल पाए ताकि वो अपने घर पे ही रह के स्व पालन कर सके और पलायन करने का इच्छा छोड़ दें, ताकि हमारे गांव का भी विकास हो सके इसमें। और दूर जाते हैं तो हमारे दूसरे स्टेट का विकास हो पाता है। हमारे गांव ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, लोग जाते हैं तो वहाँ ही घर बना लेते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं। इससे हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस मुद्रा लोन के तरफ से। जी, भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट में देश में भारत को निचले स्तर तक कई रैंकों में गिरावट आई है। ऐसे में आम सभा नहीं होता, जो सरकारी नियम के अनुसार 60 दिन आम सभा का होना है, लेकिन अभी भी आम सभा नहीं होता। ऐसे में आपके आने के बाद भ्रष्टाचार को आप कैसे उन्मूलन करेंगे, भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे, कैसे आम सभा का नियमित संचालन होगा, कैसे योजना बनाएंगे? जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई लड़ाई तो हम छेड़ ही देंगे। सबसे पहली बात तो ये योजना जो आती है, ये आम सभा और वार्ड सभा के माध्यम से सब लोगों के सामने ये सब उजागर होना चाहिए, ताकि आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में, आपके पंचायत में इस तरह की योजना आई है, इसका लागत मूल्य ये है और ऐसे ऐसे मटेरियल का उपयोग किया जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में ये सब काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है कि निगरानी स्वरूप आप देख के अपने क्षेत्र में काम करवाएं, ताकि आने वाले विगत वर्षों में वो सब सही से रहे। यही सब है। उसके बाद है भ्रष्टाचार, इसमें क्या हो रहा है। आप तो अन्ना मूवमेंट में भी काम करते थे, अन्ना जी से आपके संबंध भी है? जी जी, अन्ना जी से हमारी भी बात हुई है जी। वो हमें आशीर्वाद दिए हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही काम करते रहे, आप आगे बढ़ेंगे और लोगों के लिए विकास का काम करें, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बने। अमन जी, ये बताइए कि आपके आने के बाद वो कौन से 5 काम हैं जो आप अपने पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर करेंगे और उद्देश्य ये रहेगा कि जनता के लिए वो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हों और इससे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि जो आज से पहले जिला परिषद सदस्य के रूप में इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो आज तक नहीं किए हो? वो 5 काम कौन कौन से हैं प्राथमिकता के आधार पर? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे गांव मोहल्ले में जल जमाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए पहले जल निकासी का एक उपाय ढूंढा जाएगा। सबसे पहले तो मेरा ये काम रहेगा कि जल निकासी, जल निकासी। दूसरा होगा
कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग भी है जो कि बहुत जर्जर हो चुका है। इसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके उनसे अनुरोध करेंगे ताकि वो हमारे स्वास्थ्य विभाग को ठीक करे। यहाँ के लोग इमरजेंसी पड़ने पे कुछ मिल नहीं पाता है गांव में। लोग बोलते हैं कि हाँ है, सब कुछ है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं। स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे। तीसरा क्या है? जी, स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे। तीसरा है, हमारे युवाओं में ये क्रेज़ बहुत कम हो गया है। लोग खेल कूद से अपना मन हटा लिए हैं, उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। उससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। अगर खेल कूद करे, स्टेट लेवल तक भी चले जाए तो उनको जॉब भी मिल सकती है। वो भी प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे हमारे ग्राम में। तो ये सब पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। खेल कूद का एक क्षेत्र बनवाएंगे, मैदान जहाँ होगा। लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज है आपके पास? जी, डिग्री कॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरा आशा रहेगा। शिक्षा मंत्री से भी अनुरोध करेंगे, सब मिल के जाएंगे वहाँ, उनको दरखास्त भी करेंगे। वो भी तो समस्तीपुर के ही हैं शिक्षा मंत्री? जी, समस्तीपुर के ही हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज का बनाया जाए। और महिला और युवाओं के लिए स्किल सेंटर है आपके यहाँ? जी, स्किल सेंटर तो नहीं है, लेकिन उसका भी हम निर्माण करवाएंगे बात करके। ये है अमन कुमार, जो चमन को अमन के साथ विकास की नई रफ्तार में लाने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। लेकिन चलते चलते युवाओं के नाम एक संदेश देना चाहेंगे कि उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो देश को बदलना है। फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूं न जागे अगर तुम तो खतरे में तुम्हारा कल होगा। तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही निर्बल होगा। तुम्हारे आने वाला भविष्य बहुत ही निर्बल होगा। उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो देश को बदलना है। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर।